अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। मरकजी हुकूमत कल पार्लियामेंट में पेश करेगी वक्फ बिल। अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज मुतवक्को। मुबाहिस का भी होगा इनेकाद। वक्फ बिल के लिए मोदी हुकूमत का जो भी साथ देगा उन्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अवाम सबक सिखा देगी। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असद ओवैसी का इंतबाह। BRS के कारगुजार सदर KTR ने हुकूमत की इन्हदामी कार्रवाई पर किया एतराज़। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अराजी की सफाई के वक्त पर उठाए सवाल। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज जारी। यूनिवर्सिटी की अराजी को फरोख्त करने का तेलंगाना हुकूमत पर लगा रहे हैं इल्ज़ाम। मुल्क में जल्द मरदमशुमारी इक़्तिसादी और समाजी सेहत के लिए ज़रूरी। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया मुतालबा। गुजरात की एक पटाखा फैक्ट्री में ताकतवर धमाका, कम से कम 18 लोगों की मौत, कई जख्मी। और गजा में इसराइल के बदतरीन हमले जारी। गुज़िश्ता 10 दिनों में कम से कम 322 बच्चे शहीद और 609 हुए जख्मी। यूनिसेफ ने जाहिर की फिक्रमंदी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। वक्फ तरमीमी बिल 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे यानी कल लोकसभा में पेश कर दिया जाएगा। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इस बिल पर बहस के लिए 8 घंटे का वक्त रखा है। अपोजिशन 12 घंटे मुबाहिस का मुतालबा कर रही है। इस दौरान मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि हुकूमत मुबाहिस के लिए संजीदा है और सभी को बोलने का मौका फराहम किया जाएगा। कुछ का मत था 4 घंटे और ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। चर्चा तो हमेशा ऐसे होते हैं जब आप टाइम तय करते हैं तो अगर हाउस को लगे कि डिस्कशन का समय को बढ़ाना चाहिए तो समय को बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर बहाना बना करके अब चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता है और बहाना बना करके वॉकआउट करने का कोई कदम उठाते हैं तो मैं रोक नहीं सकता हूं उसको। हम तो चर्चा चाहते हैं और JPC ने व्यापक रूप से इस बिल का स्क्रूटिनाइज किया, चर्चा किया और पार्लियामेंट में फिर से टेबल किया रिपोर्ट को। फिर कैबिनेट ने इसको जांच करके अच्छा से इसमें जो प्रोविजंस है उसको देख करके फिर से आज हम बिल को लाने का बात कर रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना मत रखने का अधिकार है और देश सुनना चाहता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या पोजीशन रखता है, ये सुनना चाहता है और ये रिकॉर्ड करेंगे। हजारों साल तक ये रिकॉर्ड रहेगा कि इतना अच्छा वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ला रहे हैं इसको किसने विरोध किया और किसने समर्थन किया, ये रिकॉर्ड में रहेगा। लेकिन चर्चा तो करें। तो अगर चर्चा नहीं करना चाहते हैं और आप बहाना बना करके अगर वॉकआउट करेंगे तो मैं तो उसका जिम्मेदार तो हो नहीं सकता। सर, ऑपोजिशन कह रही है कि वो मणिपुर पे डिबेट मांग रहे थे, वो कहते हैं ऐसा है 12 बजे से कल क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल को मैं टेबल करना चाहता हूं फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, पारित होने के लिए। उसके बाद हमने 8 घंटे के लिए। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असद ओवैसी ने कहा कि हुकूमत अब वक्फ बिल पेश कर रही है और इस पर मुख्तसर बहस कराने भी तैयार है, लेकिन हम इसकी भरपूर मुखालिफत करेंगे और ये मुसलमानों के मामलात में खुली मुदाखलत है। ओवैसी ने कहा कि मोदी हुकूमत का इस मामले में जो भी साथ देगा उन्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ भी असद ओवैसी ने खुलकर मौक़िफ़ जाहिर किया। के अंदर आप लोग उसको 8 घंटे रिड्यूस किया ना? नहीं, 12 घंटे तो जेन्युइन डिमांड था, अब स्पीकर साहब ने डिसाइड किया है। लेकिन सर आप सेटिस्फाइड है? आप लोग डिस्कशन में हिस्सा लेंगे क्या, पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल सकता हूं कि हम तो बराबर डिबेट में हिस्सा लेंगे, अमेंडमेंट्स भी मूव करेंगे और हम उसमें पूरा अपनी बात को रखेंगे दलील के साथ और बताएंगे कि कैसा ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा ये मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन की मुखालिफत करता है, कैसा ये मुसलमानों के चैरिटेबल रिलीजियस प्रैक्टिसेस से उनको महरूम करता है। ये हम कल बताएंगे। ओवैसी साहब, आपने पिछले दिनों अपने भाषण में 3-4 नेताओं का स्पष्ट तौर पर नाम लिया था और कहा था कि माफ नहीं किया जाएगा। वो 4 नेता समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।
उनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, चंद्रबाबू नायडू 2002 में गुजरात जब हुआ था, जब वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की तायद किए थे, और उसका खमियाजा उनको ये भुगतना पड़ा है कि वो 10 साल तक सत्ता से दूर रहे। 2014 में वापस आए जब तेलंगाना का डिवीजन हुआ। तो ये बड़ा इमोशनल कनेक्ट है वक्फ का मैटर्स का मुस्लिम समाज से, क्योंकि ये हमारे लिए एक इबादत है। ये नमाज की तरह नहीं और इबादत है ये। अगर आप हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को, जो अल्लाह के नाम पे प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई है, उससे अगर आप हमको महरूम कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है ये तो हमारे लिए बड़ा इमोशनल और बड़ी तकलीफदेह बात रहेगी। तो ये समझ नहीं रहे हैं, ना नीतीश कुमार समझ रहे हैं, ना चंद्रबाबू नायडू समझ रहे हैं, ना चिराग पासवान समझ रहे हैं, ना जयंत चौधरी समझ रहे हैं। तो ठीक है, इनको जनता समझा देगी फिर। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने वक्फ बिल के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इस बिल की शदीद मुखालिफत कर रहा है और हम जमहूरी हकूक़ का इस्तेमाल करते हुए इसके खिलाफ मुसलसल एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। देखिए, औकाफ को लेकर, वक्फ को लेकर के नेशनल लेवल पर एक बड़ी गलत फहमियाँ और मिसकंसेप्शंस फैलाए गए हैं। लोगों को इस बात से वाकफियत होनी चाहिए कि वक्फ जो है वो खालिसतन मुसलमानों का अपना मजहबी मामला है, और जितनी भी औकाफ की प्रॉपर्टीज़ ऑल ओवर इंडिया हैं, उसमें मोर देन 90% प्रॉपर्टीज़ आर इन द फॉर्म ऑफ मस्जिद, दरगाह, इमाम बाड़ा एंड कब्रिस्तान। तो जाहिर सी बात है, ये मुसलमानों ही को इसका इख्तियार है कि दूसरे मज़ाहिब की तरह कि वो अपने इन रिलीजियस प्लेसेस को एडमिनिस्टर करें और मैनेज करें। लेकिन जो अभी प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं, उसमें कई क्लॉजेज ऐसे हैं जो कि औकाफ के लिए नुकसानदेह, इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी और तमाम तंजीमों ने उसका विरोध किया और जेपीसी के सामने डिटेल में अपनी बात भी रखी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन एतराज़ात को शामिल नहीं किया गया और जो अमेंडमेंट्स हैं उनमें वो चेंजेस नहीं किए गए। इस वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को इख्तियार करते हुए ऑल ओवर इंडिया इस सिलसिले में प्रोटेस्ट का ऐलान किया। आपने देखा कि दिल्ली में इतना कामयाब और पुरअमन प्रोटेस्ट हुआ, और आज बिहार में भी ये प्रोटेस्ट रखा गया है, जिससे कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है और नीतीश कुमार की गवर्नमेंट है, उन तक ये क्लियर कट मैसेज पहुंचे कि तमाम मुसलमान इस प्रपोज अमेंडमेंट के खिलाफ हैं, लिहाजा इसको कानूनी शक्ल नहीं देनी चाहिए और इसको पार्लियामेंट से कतई तौर पे पास नहीं होना चाहिए। और इधर ईद उल फितर के मौके पर एसआईओ वरंगल ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया, जिसमें तेलंगाना की रियासती वजीर बराए माहौलियात कोंडा सुरेखा और वरंगल की मेयर जी सुधारानी समेत बड़ी तादाद में मुस्लिम बरादरी ने शिरकत की। एहतजाज वरंगल की मुख्तलिफ ईदगाहों में किया गया, जिसका मकसद वक्फ अमला के तहफ़्फ़ुज़ और मुस्लिम बरादरी के हकूक़ को कमज़ोर होने से बचाने के लिए आवाज़ बुलंद करना था। मुअज़्ज़िज़ीन और सियासी कायदीन ने भी अपनी तायद का इज़हार किया और इस बिल की सख्त मुखालफत की, जबकि एसआईओ ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पार्लियामेंट में इस मुतनाज़ा बिल को मंजूर न किया जाए। और बढ़ते हैं इधर दीगर रियासती खबरों की जानिब। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए BRS लीडर KTR ने हुकूमत की निज़ामी कार्रवाई पर एतराज़ किया और कहा कि हुकूमत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की नाम पर अवाम और जानवरों के घर तबाह कर रही है। KTR ने सवाल किया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत चला रहे हैं या बुलडोज़र कंपनी। KTR ने भी कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने पहले मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर गरीब घरों को मुनहदम किया और फिर लगा चल्ला और इसके आसपास के कबायली इलाकों को बंजर अराजी करार देते हुए निज़ामी कार्रवाइयाँ की, और अब यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद నిశానే పర్ హై। ఆ పిల్లు రాకముందే ఈ ప్రభుత్వం ఇంత ఆగమాగం చేస్తుంటే, పిల్లలు ఇష్టం వచ్చినట్టు కొడుతుంటే, గతంలో ఇదే రాహుల్ గాంధీ గారు హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి అన్నాడు 2 సార్లు వచ్చినారు ఒకటే నెలలో. రోహిత్ వేములా గారు చనిపోయినప్పుడు 2 సార్లు వచ్చినారు ఒకటే నెలలో. కానీ ఇటువైపు ఇప్పుడు కనీసం తిరిగి కూడా చూడట్లేదు. కనీసం ఒక మాట కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పాలన్న ఆలోచన కూడా రాహుల్ గాంధీ గారికి వస్తలేదు. ఇదే రాహుల్ గాంధీ గారు బొంబాయి మహానగరంలో ఆర్ఏ ఫారెస్ట్ లో 800 ఎకరాల్లో 2500 చెట్లు కొట్టేస్తారంట. అంటే అక్కడ మెట్రో నిర్మాణం కోసం అక్కడ ఒకటి షెడ్ కడతారంట. అంటే ఇదే రాహుల్ గాంధీ గారు హడావుడి చేసినారు. అయ్యో ముంబైలో లంగ్ స్పేస్ లేకుండా పోతుంది, ముంబైలో పర్యావరణ సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది, ఇన్ని 100 ఎకరాలు పోతే ఎట్లా కాంక్రీట్ జంగల్ గా ముంబై మారిపోయింది అన్నారు. మరి ఇవాళ హైదరాబాద్, పశ్చిమ హైదరాబాద్ ఏమైపోయినా పర్వాలేదా? కేవలం మీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి డబ్బులు రావడానికి, వేల కోట్ల రూపాయలు సంపాదించుకోవడానికి, పిల్లల భవిష్యత్తు, హైదరాబాద్ భవిష్యత్తు నాశనమైనా పర్వాలేదా? ఉన్న కొద్ది లంగ్ స్పేసెస్ ని
ఇష్టం వచ్చినట్టు అమ్ముతారా? ఇది మీకు సమ్మతమైన రాహుల్ గాంధీ గారు? ఒక ఆర్ఏ ఫారెస్టే కాదు, ఇదే రాహుల్ గాంధీ గారు ఛత్తీస్గఢ్లో హస్దియో అనే ఫారెస్ట్ ఉంది, HASDEO. ఆ ఫారెస్ట్ని అక్కడున్న బీజేపీ ప్రభుత్వం అక్కడ మైనింగ్కి అవకాశం ఇస్తే ఇదే రాహుల్ గాంధీ గారు గొంతు చించుకున్నారు. పర్యావరణం దెబ్బతింటుంది, అర్జెంటుగా కాపాడాలా, దీన్ని రద్దు చేయాలా అని మాట్లాడినారు. మళ్ళీ ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ గొంతు ఎందుకు పెగలట్లేదు? నేను ఈ పిల్లలందరికీ ఒక మాట ఇచ్చాను, ఖచ్చితంగా మా పార్లమెంట్ సభ్యులు 4వ తారీఖు దాకా ఏదైతే పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరుగుతూ ఉన్నాయో, రాజ్యసభలో మా పార్లమెంట్ సభ్యులు ఈ అంశాన్ని ఖచ్చితంగా లేవనెత్తుతాం. ఖచ్చితంగా వారిని మరి అడుగుతాం, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా అడుగుతాం, మీ స్టాండ్ ఏంది అని. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారిని అడుగుతాం, మీరు ఎందుకు జోక్యం చేసుకోవట్లేదని, కేంద్రం ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదని అడుగుతాం. కానీ ఇవాళ వాస్తవం ఏంది అంటే, రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎలక్షన్ ముందే చెప్పారు, రియల్ ఎస్టేట్ అంటే రేవంత్ రెడ్డి, రేవంత్ రెడ్డి అంటే రియల్ ఎస్టేట్ అని. ఫస్ట్లో మనమే అప్పుడు జాగ్రత్త పడి ఉండాలి. ఎలక్షన్లు అయిపోయిన కొత్తలో, ఎలక్షన్ కంటే ముందో ఆ రోజు వచ్చింది అక్కడ ఫుట్బాల్. यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में जंगल के राजी की सफाई और रियासती हुकूमत की जानिब से इसके हराज का इल्ज़ाम लगाते हुए बीजेपी तेलंगाना के सदर किशन रेड्डी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ज़मीन बेचने की कोशिशों में है, जबकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के दावे करते रहे। उन्होंने ऑक्शन रोकने रेवंत रेड्डी को मकतूब लिखने का भी हवाला दिया। वो ऑक्शन करना चाहते हैं, ऑक्शन करके रियल एस्टेट कंपनीज को ये लैंड देना चाहते हैं लोग। इसके कारण बहुत कंक्रीट जंगल होगा, इको सेंसिटिव डैमेज पूरा डैमेज होगा, एनवायरमेंट प्रॉब्लम आएंगे और बर्ड्स एनिमल्स किधर जाएंगे पता नहीं। लाइट्स फ्लड लाइट लगाकर ट्रीज को कटिंग कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कटिंग कर रहे हैं। ये किधर भी देखा नहीं। रात के समय 12 बजे 1 बजे पूरा समय रात के समय पे ये ट्री कटिंग कर रहे। ये कांग्रेस सरकार दिल्ली में राहुल गांधी बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, सोनिया गांधी बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, उनका सरकार तेलंगाना में क्या कर रहे हैं राहुल गांधी सोचना चाहिए। ये केरला में तो माइनिंग नहीं होना चाहिए ऐसा लेटर देते हैं प्रधानमंत्री को राहुल गांधी। उनका सरकार जिधर है इधर 400 एकड़ जो ग्रीन लैंड है उस लैंड को पूरा रियल एस्टेट कंपनीज को सरकार बेच रहे। इसलिए स्टूडेंट्स लगातार आंदोलन कर रहे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सभी मिलकर उस आंदोलन को कुचलने के लिए कांग्रेस पार्टी सरकार पुलिस को यूज करके उनको अरेस्ट करना, लाठीचार्ज करना, केसेस से लगाना, ये सब कर रहे। बिल्कुल ये अनडेमोक्रेटिक सिस्टम है। कांग्रेस सरकार, मैं स्वयं मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा हूं इस एक्शन को। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा ने एहतजाज किया और हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि यूनिवर्सिटी की अराजी को फरोख्त करने की कोशिशों में है और इसका हराज कर देने का अंदेशा है। तलबा ने रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के मौके पर जमकर नारेबाजी की। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने अपोजिशन के इल्जामात को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया और कहा कि हुकूमत HCU की ज़मीन हड़पने का कोई काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। बीजेपी और BRS सियासी मकासद के लिए हुकूमत के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपगंडा करने में मसरूफ़ हैं। Government in turn they have taken another piece of land. So now this is a purely government land. Now KTR is talking about HCU. He is the man who handed over hundreds of acres of land to his Benami, Rameshwar Rao. My home Vihanga, high-rise building has been erected there. That is the pure land of HCU. Now KTR, Kishan Reddy and Sanjay has to answer why were they mum when these lands were given to my home Rameshwar Rao? Why didn't they talk about this land at that particular point of time when KTR handed over these lands to my home Rameshwar Rao? Why they are talking now? The same lands have been given to my home Rameshwar Rao. Why didn't Kishan Reddy, why didn't Sanjay raise this issue at that particular point of time? No, why they are raising this issue? They are together. BJP, BRS are sailing together. They want political mileage of this episode.
It is there. Forest land is there. It's a green environment land is there. But this land is a government land, being allotted to government. Once it has been allotted to IGM Bharat, there was a court case pending. After 20 years, court directed this government is a government land. This land is a government land. That is the reason government is taking over that land. In addition, I want to clarify that this land was taken to government. In this place, in the place of this land, another piece of land was given to HU, where there are encroachments. Just like Rameswaram, some people have encroached that land. Now KTR has to respond on this. और आपको ये भी बताते चले कि मुल्क भर में ईद उल फितर पूरे एहतमाम से मनाई गई। मुसलमानों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद सईद की मुबारकबाद दी। ईदगाहों और बड़ी मसाजिद में फर्जंदान तौहीद के बड़े मजमे देखे गए। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद की ईदगाहों, खासतौर पर ईदगाह खदीम मीर आलम पर सैकड़ों अफराद ने नमाज ईद अदा की। साबिक़ रियासती वज़ीर महमूद अली ने साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR से मुलाकात की। इनके मौके पर महमूद अली ने अपने अरकान ख़ानदान के हमरा दौरा किया और KCR से शख्सी मुलाकात की। इस मौके पर अरकान ख़ानदान ने KCR की शाल पोशी भी की। KCR ने महमूद अली की फैमिली को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना बोर्ड के चेयरमैन हज़रतुल्लाह हुसैनी ईद उल फितर मनाने के लिए अपने आबाई मुकाम गंभीरावपेट पहुँचे। उन्होंने मुकामी ईदगाह में नमाज ईद अदा की। नमाज के बाद उन्होंने अवाम से खिताब भी किया, मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तलकीन की और ये भी कहा कि रमज़ान के बाद भी मोहताजों और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखा जाए, क्योंकि इस्लामी माशरा उसी वक्त तरक्की करेगा जब इसमें तमाम अफराद को मसावी हुकूक हासिल हों। मुसलमानों की जो मैशियत की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमारी ताकत तो उसको ठीक है, उनके इक़्तिदार में है, उनकी आज ताकत है, बल्कि हो सकता है पार्लियामेंट में बिल पास करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा हथियार यही है कि हम जमहूरी तरीके से, बिल्कुल साइलेंट तरीके से हम एहतजाज कर सकते हैं। जमहूरियत में हमारे को हर एक को एहतजाज करने का, प्रोटेस्ट करने का हक है। हम सब लोग इस पर एहतजाज करें और दुआ कीजिए, बड़े बुजुर्ग सब लोग दुआ कीजिए कि इस तरीके से इस तरीके के बिल को अगर रुकेंगे तो मुसलमानों की जायदाद है, क्योंकि मुसलमानों के औकाफ की जायदाद है, अल्लाह की अमानत है। हम सब की जिम्मेदारी है उसकी हिफाजत करना। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है कि नहीं? वक्फ बोर्ड की अपनी जिम्मेदारी है यकीनन, लेकिन हर एक की जिम्मेदारी है। आप में से किसी को पता नहीं होगा कि गंभीरावपेट मंडल में वक्फ बोर्ड के 200 एकड़ जमीन है। किसी को पता है? किसी को पता नहीं है। हमारे बड़े लोगों को भी पता नहीं है और किसी नौजवानों को भी पता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गंभीरावपेट मंडल में 200 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की है, जो दूसरों के हाथ में कब्जा होती है। तो अब जो बची हुई है जमीन, उसको बचाने की कोशिश करेंगे ताकि अपने नौजवान लोग उस पर ज़राअत कर सकते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसको कुछ कारोबार कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। वो हम सब की जिम्मेदारी है। इसलिए एक सिंबॉलिक तरीके से, एक साइलेंट तरीके से एहतजाज दर्ज करने के लिए काली पट्टी बांधी गई है। कल मैं यहाँ पर हूँ और आज या कल शादी खाने का और मस्जिद का दौरा करूंगा। दौरा करने के बाद जो भी है मस्जिद का, शादी खाने का, ये तो काम है। उसके साथ साथ जैसा सादत मुफ्ती साहब बोले हैं कि ईदगाह का एक्सटेंशन का मामला है। आप ईदगाह का एक्सटेंशन का, क्योंकि 2 साइड से खबरें हैं, साइड से तो एक्सटेंशन नहीं कर सकते, आगे भी खबरें हैं, वहां पे कर सकते हैं क्या? देखो, अगर नहीं कर सकते तो उसका अल्टरनेट क्या है? क्योंकि मुश्किल ये है कि जगह अगर है तो एक्सटेंशन कर सकते हैं, अगर खबर है तो एक्सटेंशन नहीं कर सकते। इसलिए या फिर चबूतरा हटा के कुछ कर सकते हो, जो सीढ़ियाँ है ना, और 2-4 सफ़े, 4-5 सफ़े अगर कुछ आगे बढ़ सकते हैं तो वो एक चीज हम कर सकते हो। उसको आप देख के जो भी प्रपोजल है, जितना भी है, मैं जब तक हूँ वक्फ बोर्ड में। शहर हैदराबाद के इलाके मलकपेट में 6 दुकानों में चोरी की इत्तलात हैं। दुकानदारों को जैसे इत्तला मिली, पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। मलकपेट रेलवे स्टेशन के करीब में वाक़ इन दुकानों में कई अशिया फर्श पर बिखरी देखी जा सकती हैं। और बढ़ते ही चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जल्द मरदमशुमारी का मुतालबा किया और कहा कि यह मुल्क की इक़्तिसादी और समाजी सेहत के लिए ज़रूरी है। खड़गे ने आज ऐवान में कहा कि मौजूदा हुकूमत मरदमशुमारी के इनेकाद में ताख़ीर कर रही है। उन्होंने कहा कि हर 10 साल बाद मरदमशुमारी करवाना ज़रूरी है, लेकिन हुकूमत का ऐसा कोई इरादा नहीं है। महात्मा गांधी का भी उन्होंने हवाला दिया। ये भी कहा कि मुल्क की मईशत के लिए मरदमशुमारी ज़रूरी है और ये एक बड़ा काम है। हुकूमत ने इसके लिए मुनासिब रकम भी मुख्तस नहीं की। खड़गे ने कहा कि ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी भी कराना चाहिए। गुजरात में एक पटाखा फैक्ट्री में ज़बरदस्त धमाका होने से कम 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अफराद ज़ख्मी हुए। महलूकीन की तादाद में इजाफे के भी अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में साल 2021 में हुए बुलडोज़र एक्शन पर
मंगल यानी 1 अप्रैल को फैसला सुनाया। अदालत ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को 5 दरख्वास्त गुजारों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का हुक्म दे दिया। ये मुआवजा 6 हफ्तों के अंदर अदा किया जाएगा। अदालत ने भी कहा कि नोटिस मिलने के 24 घंटे के अंदर मकानात गिराना गलत था और अदालत ने इसे गैर कानूनी कदम करार दिया है। और अब बात करेंगे अर्ज़ फ़लस्तीन की। गज़ा में इसराइल के बदतरीन हमलों में गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान कम से कम 322 मासूम बच्चे शहीद कर दिए गए और 609 ज़ख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए अतफ़ाल यूनिसेफ ने कहा है कि जंगबंदी गज़ा के बच्चों के लिए अशद ज़रूरी और उम्मीद की एक किरण थी, लेकिन बच्चों को एक मरतबा फिर ज़ालिम इसराइली हमलों का सामना है। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ये रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने कहा है कि गज़ा में इसराइल के बदतरीन हमलों में गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान कम से कम 322 बच्चे शहीद हो चुके हैं, जबकि दीगर 609 ज़ख्मी भी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के इस बावक़ार इदारे ने अपने बयान में कहा कि इन आदाद शुमार में वो बच्चे भी शामिल हैं जो 23 मार्च को जनूबी गज़ा में अन्नासिर हॉस्पिटल के सर्जिकल डिपार्टमेंट पर हमले में शहीद और ज़ख्मी हुए। यूनिसेफ ने अपने बयान में कहा कि इनमें ज़्यादातर बच्चे बेघर हो गए और आर्जी खैमों या तबाहशुदा घरों में पनाह लिए हुए हैं। 18 मार्च को इसराइल ने तकरीबन 2 महीने तवील जंगबंदी के खात्मे के बाद गज़ा पर शदीद बमबारी का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया और जमीनी हमले किए गए। यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रसेल ने कहा कि फायरबंदी गज़ा के बच्चों के लिए इंतहाई जरूरी और उम्मीद की एक किरण थी, लेकिन बच्चों को एक मरतबा फिर मुहलिक तशद्दुद और महरूमी के चक्कर में इसराइल ने धकेल दिया। उन्होंने कहा कि तमाम फरीक़ैन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। यूनिसेफ का कहना है कि तकरीबन 18 महीने की जंग के बाद अब तक 15,000 से ज्यादा बच्चे शहीद हुए, 34,000 से ज्यादा जख्मी हुए और तकरीबन 10 लाख बच्चे कई मरतबा बेघर हुए हैं और उन्हें बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। ईरान ने ट्रंप से राज बातचीत से इनकार किया। इस पर डोनाल्ड ट्रंप मजीद भड़क उठे और नाराजगी का इजहार करते हुए ईरान पर बमबारी करने की वार्निंग भी दे दी, लेकिन ईरान ने भी खामोशी इख्तियार करने के बजाय जवाबी हमला करते हुए अमेरिका के साथ इसराइल को भी इंतबाह दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के सलाहकार ने इंतबाह किया कि अगर अमेरिका या इसराइल ने जौहरी फिक्रमंदी के बहाने हम पर हमला किया तो ईरान एटम बम बनाने पर मजबूर हो जाएगा। इस दौरान अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान टेमी ब्रोस ने कहा कि ट्रंप ईरान के खिलाफ इंतहाई सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। मरकजी हुकूमत कल पार्लियामेंट में पेश करेगी वक्फ बिल। अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज मुतवक्को, मुबाहिस का भी होगा इनेकाद। वक्फ बिल के लिए मोदी हुकूमत का जो भी साथ देगा उन्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, अवाम सबक सिखा देगी। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असद ओवैसी का इंतबाह। BRS के कारगुजार सदर KTR ने हुकूमत की इन्हदामी कार्रवाई पर किया एतराज़। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अराजी की सफाई के वक्त पर उठाए सवाल। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज जारी। यूनिवर्सिटी की अराजी को फरोख्त करने का तेलंगाना हुकूमत पर लगा रहे हैं इल्जाम। मुल्क में जल्द मरदमशुमारी इक़्तिसादी और समाजी सेहत के लिए ज़रूरी। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया मुतालबा। गुजरात की एक पटाखा फैक्ट्री में ताकतवर धमाका, कम से कम 18 लोगों की मौत, कई जख्मी। और गजा में इसराइल के बदतरीन हमले जारी। गुज़िश्ता 10 दिनों में कम से कम 322 बच्चे शहीद और 609 हुए जख्मी। यूनिसेफ ने जाहिर की फिक्रमंदी। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।